नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से उपस्थित हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक को प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हमारी ज्योग्राफी से संबंधित है। दूसरा सबसे प्रमुख बात इस टॉपिक की ये है कि इससे प्रश्नों की आने की संभावना जो होती है वो हमेशा बनी रहती है। ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं आते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि प्रश्नों के आने की जो संख्या है वो बेहद कम है और हो सकता है कि किसी वर्ष आपकी किसी परीक्षा में वो प्रश्न, उससे संबंधित प्रश्न पूछा ही ना जाए। तो ऐसी जो ज्योग्राफी से संबंधित विषय वस्तु है, जो पूरा का पूरा पॉइंट है, वो है हमारा ब्रह्मांड, यूनिवर्स। इससे संबंधित छोटे छोटे टॉपिक्स अक्सर आपने प्रश्नों में देखे होंगे। कहीं ग्रहों से संबंधित कोई प्रश्न पूछ रहा है, कहीं सैटेलाइट से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, हमारे सूर्य से संबंधित प्रश्न पूछ ले रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इसरो के द्वारा या नासा के द्वारा, यूरोपीय एजेंसी के द्वारा या चाइना के द्वारा या अन्य किसी भी एजेंसी के द्वारा किसी तरह का जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा जाता है, उसके माध्यम से क्या कोई नई चीज हुई, मंगल ग्रह पर क्या कोई नई चीज हुई, या चंद्रमा पर कोई नई गतिविधि हुई, या अंतरिक्ष के क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई नया रॉकेट, सैटेलाइट या कुछ भी भेजा गया, तो उससे संबंधित अगर किसी भी प्लैनेट पर, किसी भी सैटेलाइट पर, उपग्रह में भेजा गया, तो कहीं ना कहीं उससे प्रश्न जुड़कर आ जाते हैं। जैसे आपने 2019 में देखा कि चंद्रयान 2 को लेकर परीक्षण हुए थे, और चंद्रयान 2 का जब परीक्षण हुआ तो फेल हुआ या पास हुआ, वो तो अपनी एक अलग विषय वस्तु है। लेकिन उसके बाद की जो परीक्षाएं हुई, उनमें चंद्रयान 2 तो नहीं पूछा, लेकिन चंद्रयान 1 पूछ लिया, जो 2008 का था, और चंद्रमा के विषय में भी कई सारी अवधारणाएं पूछ ली। तो सीधा सा मतलब है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्नों के आने की संभावना तो कम होती है, लेकिन आ जाते हैं। ये नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि नहीं आते। तो इस टॉपिक को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस टॉपिक का नाम ही है ब्रह्मांड, अर्थात जो हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उससे संबंधित जो विषय है। इसको डिटेल से भी नहीं पढ़ेंगे, ये भी मैं प्रारंभ करने से पहले बता दूं। कारण यही है क्योंकि इसको डिटेल से पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। जो इसके प्रश्न आते हैं वो ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। कुछ नई गतिविधि हुई तो वो करंट अफेयर में पूछ लेता है, लेकिन अगर नई गतिविधि नहीं हुई तो ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रिपीटेड क्वेश्चन ही जो है, चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो, उपग्रहों से संबंधित हो, हमारी ग्रह उपग्रह की दूरियों से संबंधित हो, या अन्य कोई अंतरिक्ष की यूनिट से संबंधित हो, जैसे प्रकाश वर्ष क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, इस तरह की जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न। लेकिन ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सीधा सा मतलब है ये एक ऐसा टॉपिक है जो रिपीटेड टॉपिक है, इसको हमको समझना है। देखिए, जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड का मतलब यही है कि छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर बड़ी से बड़ी आकाशगंगाएं, छोटे से छोटे पार्टिकल। जैसे अगर हम बात करें कि सबसे छोटा पार्टिकल कौन है, तो इसके लिए हमने ये जाना, कुछ हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा शोध किए गए, उसके आधार पर पता चला गॉड पार्टिकल विश्व का सबसे छोटा पार्टिकल है और इस पूरे के पूरे ब्रह्मांडीय संरचना का सबसे बेसिक कण है। तो वो उस छोटे से छोटे कण से लेकर आकाश गंगाएं जो हैं, गैलेक्सी जो हैं, वहां तक की जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, जो स्वरूप है, जो अवधारणाएं हैं, वो सब मिलकर कहीं ना कहीं ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अर्थात ब्रह्मांड कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है जो हमको प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ती, बिल्कुल प्रत्यक्ष भौतिक रूप से हमको दिखाई पड़ती है। ये पूरी की पूरी जो गतिविधि हमको आकाशीय या भौतिक परिस्थिति में प्राकृतिक आधार पर दिखता है, वो सब ब्रह्मांड का हिस्सा। हम आप सभी के सभी ब्रह्मांड के हिस्से हैं। वो अलग बात है कि बहुत छोटे से हिस्से हैं या बहुत बड़े से हिस्से हैं, लेकिन सब के सब ब्रह्मांड के ही हिस्से हैं। तो ब्रह्मांड का मतलब यही है कि एक छोटे से कण से लेकर आकाश गंगा तक की बड़ी से बड़ी संरचना का जो संग्रह है, जो संकेंद्रण है, वो ब्रह्मांड कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है। जब हम यूनिवर्स में की उत्पत्ति की बातों को बात करते हैं कि आखिर इसकी उत्पत्ति कब हुई होगी, तो हमारे सामने कई अवधारणाएं प्रस्तुत होती हैं कि आखिर इसकी उत्पत्ति कब हुई होगी। लेकिन जब हम आज के संदर्भ में वैज्ञानिकों की बात करें, तो वैज्ञानिक कहते हैं लगभग 13.9 अरब वर्ष पहले इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति
हुई होगी। और इस 13.9 अरब वर्ष पहले का जो हमको जानकारी देने का कार्य किया वो अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया। हब्बल कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.9 अरब वर्ष पहले हुई होगी। कारण ये भी बताते हैं वो कि ब्रह्मांड अभी भी निर्मित हो रहा है। कारण ये है कि ब्रह्मांड अभी भी निर्मित होने का क्योंकि ब्रह्मांड में बीच की जो दूरियां हैं, आकाश गंगाओं के बीच की दूरियां या अन्य जो आकाशीय पिंड है उनके बीच की दूरियां हैं, वो लगातार बढ़ती चली जा रही। तो इसके आधार पर वो कह रहे हैं कि ये 13.9 अरब वर्ष तो पुराना है, लेकिन अभी भी लगातार निर्मित होता हुआ चला जा रहा। तो सीधा सा मतलब है कि ब्रह्मांड की अवधारणा, उत्पत्ति की अवधारणा को लेकर कई सारी बातें हैं, कई सारे हमारे वैज्ञानिक जिन्हें हम कह सकते हैं, कई सारे रिसर्च हैं इत्यादि। लेकिन ब्रह्मांड में पाया क्या जाता है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में जो हमको सबसे बड़ी संरचना मिलती है वो मिलती है हमारी आकाश गंगा, जिसे हम गैलेक्सी भी कहते हैं। आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा एक संग्रह है। संग्रह किसका है? आकाश गंगा धूल कणों का संग्रह है। आकाश गंगा प्रकाश का संग्रह है। उसमें घनत्व होता है, उसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, उसमें बहुत सारे अन्य फोर्सेस होते हैं। उसके साथ ही आकाश गंगा में हाइड्रोजन गैस होती है, हीलियम गैस होती है। इसके साथ ही इसमें अरबों खरबों की संख्या में सौरमंडल पाए जाते हैं और हर सौरमंडल में बहुत सारे सूर्य, एक सूर्य है, उसके बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं। उसके साथ ही बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, उल्कापिंड इत्यादि बहुत सारी संरचनाएं इस आकाश के अंदर, ब्रह्मांड के अंतर्गत जो आने वाली आकाश गंगा है, गैलेक्सी है, उसमें मिलते हैं। लेकिन खुद आकाश गंगा कैसे बनती है, ये एक प्रश्न है कि आखिर आकाश गंगा कैसे बनती है। देखिए, ये डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, अभी इसको समझ लेते हैं कि केवल ये बातें क्या हैं। तो आकाश गंगा का जो संकेंद्रण होता है, निर्माण होता है, वो कई सारी निहारिकाएं या नेबुला के संग्रह से आकाश गंगा का निर्माण होता है। अर्थात नेबुला जब संग्रहित होने लगती है, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण के कारण हो, चाहे बहुत सारे घनत्व के कारण हो, बहुत सारे आयतन के कारण हो, बहुत सारे मॉस या द्रव्यमान के कारण हो, बहुत सारे धूल कणों के कारण, धीरे धीरे करके अरबों वर्ष, लाखों वर्ष से लेकर अरबों वर्ष तक जब संग्रहित होना शुरू हो जाती है और उस संग्रहित होने की स्थिति में एक संरचना को प्राप्त करती है, उसी को हम आकाशगंगा कहते हैं। अर्थात जो ये नेबुला है, निहारिका है, इससे ही कहीं ना कहीं आकाश गंगाओं की उत्पत्ति होती है। इसको तो पढ़ेंगे क्योंकि इससे प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आकाश गंगा में का स्वरूप कैसा है, निहारिका से या नेबुला से बनता है। सौर मंडल क्या होते हैं? सौर मंडल आकाश गंगा के में लाखों तारे हैं। किसी किसी आकाश गंगा में, जैसे हमारी ही आकाश गंगा की बात करें जिसका नाम है मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी है उसको हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, तो उसके भीतर लगभग 2 अरब तारे हैं और हर तारे का अपना एक सोलर सिस्टम होता है, एक सौर मंडल होता है। और उस सौर मंडल में सबसे प्रमुख रूप से तो वो तारा ही होता है, अर्थात तारे की जैसी हमारे सूर्य की स्थिति है वो है। उसमें बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं और बहुत सारे ग्रहों के बहुत सारे उपग्रह हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लैनेट और सैटेलाइट बहुत सारे होते हैं नेचुरल आधार पे। इसके साथ ही जो ग्रह या उपग्रह नहीं बन पाते हैं, उस तरह के बहुत सारे क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड पाए जाते हैं। हमको अक्सर एस्टेरॉइड टहलते हुए दिखाई पड़ते हैं, वैज्ञानिक उनकी तस्वीरें लेते हैं, हमको दिखाते हैं अक्सर। तो अक्सर हमको ये आपने मीडिया में देखा होगा कि ये पिंड टकराने वाला है, तो ये पिंड जो टकराने वाला है वो कौन सा पिंड होता है? क्षुद्र ग्रह ही होता है ज्यादातर, मुख्य रूप से। कोई अपनी संरचना से इधर उधर जैसे भटक जाता है या कहीं विस्फोट हुआ है तो उसका कोई पिंड, उसका कोई भाग पृथ्वी की तरफ आने लगता है। तो ये जो संरचनाएं हैं वो सारी की सारी क्षुद्र ग्रह है, जो ग्रह या उपग्रह नहीं बन पाई। ध्यान रखिएगा, जो ग्रह या उपग्रह नहीं बन पाई उन संरचनाओं को हम एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। पुच्छल तारे उनको कहा जाता है जो हमको ऐसे तारे जो जलते हुए दिखाई पड़ते हैं, हालांकि वो तारे नहीं होते हैं, वो एक तरह के क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड ही होते हैं जिनका जो मॉस होता है वो जल रहा होता है और उसकी वजह से उनकी जो
पूंछ हमको दिखाई पड़ती है। जो सूर्य की तरफ से उनका हिस्सा जलता हुआ दिखाई पड़ता है, वो पूंछ की तरह की दिखाई पड़ती है, इसलिए हम उनको पुच्छल तारा कहते हैं। लेकिन वो वास्तव में तारे नहीं होते, वो एस्टेरॉयड ही होते हैं। उल्कापिंड बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। विभिन्न ग्रह उपग्रह निर्माण के समय जो विभक्त हो जाते हैं, वो जो पृथ्वी की तरफ आने शुरू हो जाते हैं और पृथ्वी में आकर हमको जलते हुए गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं। हालांकि बहुत ही रेयर होता है कि पृथ्वी के धरातल तक कोई भी उल्कापिंड पहुंच पाए, क्योंकि जैसे ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंचता है, वैसे ही घर्षण की वजह से वह जलने लगता है और बिल्कुल खत्म हो जाता है, राख हो जाता है। तो पृथ्वी में केवल कण कण बचते हैं, ये स्थिति होती है। तो ये सब जो स्वरूप है वो इसके अंतर्गत मिलता है। अगर हम अवधारणाओं की बात करें कि आखिर हमारा ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, तो इसको लेकर बहुत सारी किस्से कहानियों से लेकर वैज्ञानिक शोध तक हैं। तो जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं, तो ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है, क्योंकि उसमें वैज्ञानिक थ्योरी बहुत सारी मिलती है। तो ऋग्वेद ये कहता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक आदि केंद्र था, एक बिंदु के रूप में था, और उस बिंदु में ही बहुत सारी शक्ति का प्रसार हुआ और उसकी वजह से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। कुछ बिल्कुल बिग बैंग थ्योरी की तरह ही है, लेकिन वास्तव में ये ऋग्वेद से ही हमको मिलता है कि इस तरह की स्थितियां थीं। अब उन्होंने ऋग्वेद में जो बातें लिखी गई वो थोड़ा सा आध्यात्मिक ढंग से लिखी गई, बस अंतर ये है। लेकिन उसमें भी ये कहा गया कि ये जो ब्रह्मांड था वो एक केंद्र था और केंद्र के भीतर ही ऊर्जा का संचार हुआ और ऊर्जा के संचार के आधार पर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। फिर उन्होंने देवताओं की उत्पत्ति इत्यादि बताई, तो वो फिर आध्यात्म में चला जाता है। लेकिन टॉलमी एक व्यक्ति हैं, ये ध्यान रखिएगा। टॉलमी काफी पुराने वैज्ञानिक और घुमंतु यात्री रहे हैं। टॉलमी ने भारत को लेकर अपनी ज्योग्राफी की कई सारी बातें लिखी, ज्योग्राफिया जो इनकी पुस्तक है उसमें। तो टॉलमी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली दूसरी शताब्दी में ही ये स्पष्ट करने की कोशिश की, अर्थात एक वैज्ञानिक थ्योरी प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जहां पर उन्होंने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो जियो सेंट्रल्ड है, अर्थात पृथ्वी केंद्रित है, अर्थात पृथ्वी केंद्र में है और पूरा ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, उपग्रह सब उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। उनका ये कहना था। हालांकि वो अलग बात है कि थ्योरी गलत थी, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने थ्योरी प्रस्तुत की। दूसरे थे, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक हैं, पुनर्जागरण काल के, रेनिशा काल के, हमको यूरोप में मिलते हैं, कॉपरनिकस पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने टॉलमी की इस अवधारणा को या चर्च की उस अवधारणा को झूठा सिद्ध करने का प्रयास किया या घोषित किया, जहां पर यह कहा गया कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो पृथ्वी केंद्रित है। वहां पर उन्होंने पहली बार ये स्पष्ट किया कि पृथ्वी केंद्रित नहीं है, सूर्य केंद्रित है, हेलियो सेंट्रलाइज्ड है, अर्थात जियो सेंट्रलाइज्ड के स्थान पर पहली बार थ्योरी आई हेलियो सेंट्रलाइज्ड की। हालांकि वो चर्च का समय था, चर्च की शक्ति का समय था, कॉपरनिकस को सजा दे दी गई, मृत्युदंड दे दिया गया, वो सब बातें अलग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पहले व्यक्ति हैं आधुनिक युग में अगर बात करें, जिन्होंने पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, या हम ये कहें कि सौरमंडल को सूर्य केंद्रित कहने की बात कही। और इसी को पहली बार वैज्ञानिक थ्योरी के आधार पर कहीं ना कहीं सिद्ध करने का जो प्रयास किया वो गैलीलियो ने किया। गैलीलियो इस क्षेत्र के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। दूरबीन का आविष्कार भी गैलीलियो के द्वारा ही किया गया था और उसी दूरबीन के माध्यम से ही उन्होंने देखते हुए ये बताया कि पूरा जो सौरमंडल का स्वरूप है वो सूर्य केंद्रित है और ग्रह जो हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कई ग्रहों की भी खोज की। शनि ग्रह प्रसिद्ध ही है, इसका ध्यान रखिएगा, जो गैलीलियो ने खोला किया था। केपलर भी यूरोपीय व्यक्ति हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक थ्योरी प्रस्तुत की। केपलर का फिजिक्स में आप सिद्धांत पढ़ते होंगे, जहां पर वो अणुओं की गति का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। और इसी तरह से उन्होंने ये जो अणुओं की गति का सिद्धांत प्रस्तुत किया वो वास्तव में ग्रही अणु गति के सिद्धांत था, अर्थात ग्रह कैसे संचरण करते हैं वो सिद्धांत था। हर्सेल पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी भी इस ब्रह्मांड का भाग है, कैसे भाग है उस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। एडविन हेबल तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, उन्होंने तो पूरे ब्रह्मांड की थ्योरी ही प्रस्तुत कर दी जैसी थी।
हालांकि वो बात की स्थिति है हब्बल की, और जॉर्ज लेमेत्रे पहले ही, जो बेल्जियम के वैज्ञानिक न कहकर पादरी कहें, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में बिग बैंग थ्योरी प्रस्तुत की और उसी के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जानकारी हमको प्रस्तुत की। और गैलीलियो के ही इसी सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत करने का काम किया आपका एडविन हब्बल ने। और हब्बल ने ही बताया कि 13.9 अरब वर्ष पुराना ये पूरा ब्रह्मांड है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारा सौरमंडल या हमारा सूर्य का जो उम्र सीमा है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष की है। उन्होंने ही बताया कि हमारे सूर्य की अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 10 अरब वर्ष की है। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति की भी जानकारी उन्होंने दी कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी लगभग आज से 4000 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो ये सारी जो गणनाएं की गई वो हब्बल के द्वारा की गई। और सबसे प्रमुख व्यक्ति जो रहे जिनकी थ्योरी पर हब्बल ने काम किया वो थे जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम के पादरी थे और इन्होंने ही बिग बैंग थ्योरी प्रस्तुत की है। ध्यान रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी बिल्कुल वैसी ही थ्योरी है जैसी ऋग्वेद में मिलती है। बस ऋग्वेद का स्वरूप ये बदल जाता है कि ऋग्वेद ये कहता है आध्यात्म की ओर चला जाता है, लेकिन जॉर्ज लेमेत्रे वैज्ञानिक ढंग से हम ये हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। रॉबर्ट वेगनर कौन है? रॉबर्ट वेगनर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जॉर्ज लेमेत्रे की थ्योरी की व्याख्या की है, क्योंकि लेमेत्रे की थ्योरी को किसी ने पसंद ही नहीं किया और वो बहुत करीब 200-300 साल तक ऐसे ही पड़ी रही। रॉबर्ट वेगनर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने लेमेत्रे के इस सिद्धांत को, इस थ्योरी की व्याख्या की और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि बिग बैंग थ्योरी वास्तव में क्या है। ये पहले व्यक्ति। और जो हम पृथ्वी के प्राचीन धरातल का शब्द देखते हैं पैंजिया, वो कहीं ना कहीं उससे संबंधित जो थ्योरी प्रस्तुत की है वो भी वेगनर ने ही की है। जैसे आप पृथ्वी की उत्पत्ति की थ्योरी पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग भी, तो वो जो थ्योरी है उसमें भी वेगनर का बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है मित्रों, तो ये साधारण बातें हैं कि हमारा ब्रह्मांड में क्या क्या पाया जाता है, और दूसरी बात इससे संबंधित कौन कौन सी अवधारणाएं। अब इसके के आगे हम लोग बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे या अन्य जो भी चीजें हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे।